नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा की। एजुकेशन सेक्टर को बजट से सहारे की जरूरत है। शहरी इलाकों में बच्चों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, लेकिन गांव देहात में ज्यादातर बच्चों के पास ना तो टैब था, ना लैपटॉप, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी, ना अच्छे फोन्स। ऐसे में अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है, खासतौर से तब जब ऑनलाइन शिक्षा एक तरह से न्यू नॉर्मल हो गई है। एजुकेशन का एलोकेशन बढ़ाने के साथ इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, और क्योंकि सामने बिल्कुल बजट है, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं। गरीब बच्चों को सस्ती दर पर टैब, लैपटॉप उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हर किसी का जोर है। आज इस विशेष चर्चा में हम जानेंगे इस मुद्दे के बारे में, और एजुकेशन सेक्टर को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं। लीक से हटकर सरकार को ऐसा क्या करना होगा जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज बेहद खास मेहमानों के साथ हम चर्चा के लिए लौट रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद। कोरोना ने पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। अब ऑनलाइन एजुकेशन के चलते टैब और लैपटॉप छात्रों की जरूरत बन चुकी है। ऐसे में सरकार को बजट 2022 में एजुकेशन की हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए सस्ती दरों पर लैपटॉप और टैब मुहैया कराने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि छात्रों की एक बड़ी संख्या जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, उन्हें अभी यह सुविधा मुहैया नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन सर्विसेज पर अभी तक 18% जीएसटी लगता है। लंबे समय से इसमें भी कटौती की मांग हो रही है। कोरोना के चलते पिछले बजट में एजुकेशन बजट में 6% की कटौती कर दी गई थी और इस बजट को हेल्थ सेक्टर में डाल दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार इसमें 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। सरकार को शिक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने की उम्मीद की जा रही है, ताकि नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाया जा सके और पुराने ढर्रे पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को डिजिटल बेस्ड एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं दूर दराज के इलाकों में शिक्षा को आसान बनाना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हायर एजुकेशन की बात करें तो ये बेहद महंगा हो गया है और इसके लिए कर्ज भी आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर एजुकेशन लोन को सस्ता कर देना चाहिए, ताकि होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा की उपलब्धता आसानी से हो सके। इस बजट में हायर रिसर्च को लेकर ग्रांट बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा एडटेक स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को टैक्स में छूट देने को लेकर भी मांग उठ रही है। सरकार अगर एडटेक स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है तो डिजिटलाइज एजुकेशन के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस बजट में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एकेडमिक एजुकेशन के साथ छात्रों को कम से कम एक स्किल सीखने को लेकर भी सरकार कोई योजना ला सकती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के मेहमानों से आपका परिचय करवाएं उससे पहले आज के वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। आज के 3 सवाल। पहला सवाल आज का रहेगा, बजट में ऑनलाइन एजुकेशन पर सरकार का कितना फोकस होगा, खासतौर से पैंडेमिक के बाद का जो अनुभव हमारा रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन की एक तरह से डिमांड और महत्ता दोनों बढ़ी है, उसके बाद कितना फोकस इस पर रहेगा, उसके लिए क्या एलोकेशन होगा, उस पर रहेगी सबकी नज़र। इसके अलावा आज का हमारा दूसरा सवाल होगा कि एजुकेशन सिस्टम को डिजिटाइज करना कितनी बड़ी चुनौती होगी और उसके लिए क्या कुछ करना होगा, उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन होता है, क्या होता है, इस पर देखेंगे कि आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। और आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, सस्ता एजुकेशन लोन, सब्सिडाइज टैब वगैरह करवाना कितना मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा। ये आज के हमारे 3 सवाल। और अब चलते हैं मेहमानों के पास। आज के हमारे मेहमानों से हम परिचय करा दें। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले
हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीएस राजपूत साहब, जाने माने शिक्षाविद हैं और एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। राजपूत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं हर्षित मिश्रा जी, जो कि डिप्टी एडवाइजर हैं शिक्षा सेक्टर के नीति आयोग में। हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, डायरेक्टर हैं एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं एक एजुकेशन सेक्टर के लिए एक ओपन एंडेड सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस वक्त 2 साल के कोरोना के अनुभव के बाद हमने बहुत सारे पेन पॉइंट्स देखे हैं पूरे एजुकेशन सेक्टर में। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? इस बजट में क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है एजुकेशन सेक्टर को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहां हम अभी पहुंचे हैं, कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां हमारे लिए हो सकती थी अगर जितना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हुआ है वो भी नहीं हुआ होता। तो हमको बहुत सारी सुविधा उन कुछ प्लेटफॉर्म्स से मिली जिनके साथ हम पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन जब ये किया तभी, जैसा आपने ठीक कहा, कि वो पेन पॉइंट्स हमको नजर आए। और उनमें सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि जब हम डिजिटल लर्निंग की तरफ बढ़े तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हद तक हमारे शहरों में हुआ है उससे हमको बेनिफिट हुआ। लेकिन सिर्फ एक चीज जिसकी बात आप लगातार हम इस रिपोर्ट में सुन भी रहे हैं कि अगर हमारे पास में टैब्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन उन बच्चों के हाथ में इस समय होता जिसको पहले तो हम नहीं चाहते थे कि वो उनके पास रहे और वो बहुत जल्दी इसके आदि बन जाए, लेकिन अब पढ़ाई के लिए उसकी ऐसी जरूरत बन गई है। वो एकमात्र ऐसा यंत्र हमारे लिए हो गया है कि एक तरीके से डिजिटल डीएनए बन गया है। और उसके लिए जरूरी है कि अगर हमारे बच्चों के पास कोई एक सुविधा ऐसी हो जिससे वो वाईफाई के सहारे से हम लोगों से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, तो ये वाकई हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हूँ और मैं रोज ये देखती हूँ कि अभी भी हमारे जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूलों के भी बच्चे हैं, वो कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी छोटे छोटे गांवों में रह रहे हैं। उन लोगों का एडमिशन यहाँ मुंबई में हुआ है, पर चूंकि कोरोना है तो वो यहाँ आए नहीं, वो वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने पूरे 2 साल सिर्फ फोन की स्क्रीन देखते हुए बिताए हैं। और कभी वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, कभी फोन का प्रॉब्लम होता है, तो वो पढ़ाई वहीं रुक जाती है। तो अगर सही सुविधा युक्त, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास न फोन है न वाईफाई है। Exactly. तो जब ऐसी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं लैपटॉप तक तो जा भी नहीं रही, सिर्फ फोन की ही बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में लैपटॉप्स नहीं हैं, और उन सब के लिए सिर्फ फोन ही एक जरिया बन गया है पिछले 2 साल में किसी भी तरह पढ़ाई से जुड़े रहने का, अपनी पढ़ाई को जारी रखने का। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट असर की रिपोर्ट आई थी मिड पैंडेमिक में कि सिर्फ 20% लोगों के पास, बच्चों के पास, खासतौर से क्लास 1, क्लास 2 के बच्चों के पास, ऐसे सिर्फ 20% बच्चे थे देश में जिनके पास एक्सेस था डिवाइसेस का, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो फोन हो। तो सिर्फ 20% छोटे बच्चों के पास। आपने सही कहा, लैपटॉप तो बहुत बड़ी, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब की बात है। लेकिन और दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी कमियां हैं अब, क्योंकि हर्षित मिश्रा सर, क्योंकि अभी न्यू नॉर्मल हम कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन या हाइब्रिड एजुकेशन को आपको ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन का दायरा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और खासतौर से जब नए दौर में हम बात कर रहे हैं, एडुटेक्स की हम बात कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इस बार सरकार का फोकस होगा? और जो डिवाइसेस या इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने पर किस तरह से आप इस बार बजट में फोकस देखते हैं? आप लोग तो खुद एडवाइजर हैं सरकार के, किस तरह के आप लोगों ने इनपुट्स दिए हैं सरकार को? जी, तो जैसा कि को पैनलिस्ट मैडम भी बता रही थी, और ये जो कोविड और प्रोबेबली पोस्ट कोविड सिनेरियो है, तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में जो हमारे कोविड एक्सपीरियंस रहे हैं और जिससे हमने ये देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, हाइब्रिड लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, तो उसको लेकर के सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, नीति आयोग का पूरा फोकस इसी पर है कि हम कैसे एडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्राप्त करा पाए। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार NDEAR पर काम कर रही है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। हम पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर प्लान कर रहे हैं जो पूरा का पूरा स्कूल एजुकेशन के लिए एक अलग NDEAR होगा और हायर एजुकेशन के लिए एक अलग NDEAR होगा। तो उसको लेकर के सरकार काफी सारा काम कर रही है, काफी सारा काम हम लोग कर चुके हैं, और मेरी पूरी आशा है कि NDEAR को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी आगामी बजट जो
1 फरवरी को वो प्रस्तुत करेंगी, उसमें एनडीए को लेकर के बजट एलोकेशन होने की पूरी संभावना है, ऐसा हमारा मानना है। और इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार ने और भी कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे हमारे स्कूलों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनेट के इश्यूज हैं, जो डिवाइसेस के इश्यूज हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट स्टार्स शुरू किया है, जो कोविड टाइम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को एड्रेस करता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एस्पायर भी है, जो इसी तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करता है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम्पलर स्कूल नाम की एक नई योजना शुरू की है, जो इसी वित्त वर्ष में शुरू की है। इस योजना के द्वारा पूरे देश में कम से कम 15,000 ऐसे लीडिंग स्कूल बनाए जाएंगे, ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव स्कूल्स बनाए जाएंगे, जो अपने अपने क्लस्टर में, अपने अपने एरिया में लीड लेंगे और वहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल एजुकेशन की, हाइब्रिड एजुकेशन की, ऑनलाइन एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उन स्कूल्स के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल मेरा यह मानना है कि सरकार बिल्कुल इस गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, इसको इंप्लीमेंट कर रही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ऑनलाइन एजुकेशन, हाइब्रिड एजुकेशन के बारे में काफी कुछ कहा गया है। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि आगामी बजट में इस दिशा में काफी सारे प्रयास माननीय वित्त मंत्री के द्वारा किए जाएंगे। और आपने ये एनडीए की जो बात कही है, मैं उस पर थोड़ा सा और चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं प्रोफेसर राजपूत के पास चलना चाहूंगा। सर, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि पिछली बार जो है सरकार ने 6% एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर में कम कर दिया था। उस समय प्रायोरिटी हेल्थ थी, तो उसको हेल्थ में समाहित करने की आवश्यकता थी, वो किया गया। अब आपको क्या लगता है सर, इस वक्त एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे जरूरी क्या है, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार को क्या करना चाहिए कि इस देश में शिक्षा की एक नई अलग जगह, एक क्रांति का माहौल पैदा हो? आपने डिजिटल एजुकेशन की बात सुनी और सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पिछले करीब 33 साल पहले मैं मिनिस्ट्री में गया था जॉइंट सेक्रेटरी होकर के। तब से मेरे मन में एक ही बात आती है कि जब तक गांव के सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधारी जाएगी, आज भी देश में 1 लाख से अधिक सिंगल टीचर स्कूल हैं। कक्षा 6 से 8 के ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां पर एक ही अध्यापक है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपने बजट में इस तरह का कोई प्रावधान अवश्य करे कि जो गांव के स्कूल हैं, रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं, उनकी स्थिति सुधारी जाएगी और वहाँ पर भी वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों के बीच में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हमने बहुत से प्रयोग किए, हमारे अध्यापकों ने बहुत आगे बढ़कर काम किए, लेकिन देश में आज भी 10 लाख से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसमें केंद्र सरकार को आना चाहिए। ये उन्होंने 86 की नीति के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते थे तब। अब आप स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप इन स्कूलों को छोड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि 3+ के बाद के बच्चों को स्कूल से जोड़ने की, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा जिस पर ध्यान नहीं जाता है वो ये है कि देश में जितने भी अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थान है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर डिजिटाइजेशन की क्या स्थिति है, वहाँ जो ट्रेनीज़ हैं उनके पास ये समझने की स्थिति हमने पैदा की है या नहीं। सबसे पहले वहाँ के लिए एक विशेष परियोजना होनी चाहिए कि जो भी ट्रेनीज़ वहाँ पर आएंगे प्री सर्विस एजुकेशन के, उनको हम इस सब में पूरी तरह से पारंगत करेंगे, जिससे वो 1-2 साल बाद जब उनकी नियुक्ति हो तो वे अपने स्कूलों में इसको आगे बढ़ा सकें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ जी सर, अगले वर्ष से 2 वर्ष हो जाएंगे नई शिक्षा नीति को, और सारा देश जिसने बड़े उत्साह से शिक्षा नीति का स्वागत किया है, ये प्रश्न उठाएगा कि वो नीति कहाँ कैसे हुई। जैसे हमारी हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो बहुत बड़ा काम कर रही हैं डिजिटाइजेशन में, लोगों की ट्रेनिंग दे रही हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने हायर एजुकेशन रिसर्च में क्या किया। बिल्कुल, एक हेकी बनने वाला है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है। अपेक्षा है
उसके लिए प्रावधान किए जाएंगे, जल्दी से जल्दी वो बनेगा, क्योंकि रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाना जो है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। और हमने देखा है जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हम जब रिसर्च में और हम जब R&D में हम जब बात करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट में, उनका बजट एलोकेशन आप देखिए तो अमेरिका जैसे देश जो है GDP का 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। हमारे यहाँ GDP का वो नंबर काउंटेबल भी नहीं है कि हम उसको काउंट कर सकें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो फंड एलोकेशन वाकई में बढ़ाना होगा। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात राजपूत सर ने कही है कि ग्रामीण स्कूलों में देखिए इस वक्त बहुत बड़ा मौका है सरकार के पास। असर की रिपोर्ट कहती है 2021 में 2020 के मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के प्रति जो रुझान बढ़ा है, यानी कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होने की जो दर है वो बहुत शानदार रही है। 70% रही है ये। 2018 में सिर्फ 64% थी, 2020 में 65% थी। तो यानी कि सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन अब उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आपको और क्या माहौल बनाना पड़ेगा, अब ये गेंद सरकार के पाले में है। अब वो सरकार कैसे इस मुद्दे को टैकल करती है, इस पर हम जरा और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फटाफट हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन की जो डिमांड्स हैं, जो उम्मीदें हैं बजट से, उस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर स्पाती, अब आपके पास आना चाहूंगा। हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट होगा मैम, क्योंकि माना ही जाता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप 10% अगर खर्चा बढ़ा दीजिए तो आपकी ग्रोथ की साइकिल 1 से 1.5% बढ़ जाती है। इतना पावरफुल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ का इंजन कहा जाता है। और नए जमाने में तो हर इकोनॉमी, जितना ज्यादा इकोनॉमी को फायदा होता है उसी अनुपात में फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, इनोवेशन पे। और शुक्र है कि भारत का भी थोड़ा सा रैंकिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ी है। 2019 में मेरे ख्याल से जो रैंकिंग है वो 5 बढ़ी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। माना हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि 2027 तक शायद हम 25 सबसे शानदार नेशंस में होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस बार हायर एजुकेशन में R&D पर खर्चा बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट होगा मैम? देखिए, R&D एक ऐसी चीज है जो हमेशा जरूरी है, लेकिन जैसा कि अभी राजपूत सर ने कहा, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर खर्च करना, और उसमें जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उस पर अगर हम उस मोड में जाएं तो बहुत सारे ऐसे एडटेक स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं जिनके तहत हम वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी स्कूल्स को और ऑनलाइन एजुकेशन के तहत उन सारे बच्चों तक ले जाना, मतलब टेक्नोलॉजी टू तहसील, टेक्नोलॉजी जो हर घर, गांवों के हर घर तक पहुंच जाए, वो करने पे खर्च करना जरूरी है। लेकिन R&D ऐसी एक चीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी एक चीज है कि अगर सही तरीके से हम उस पर खर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजों में हम बेहतर कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और अभी हम जो खर्च कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल सा है। हमको वो कहीं नजर नहीं आता कि हमारे यहाँ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन पर जो हम काम करते हैं, जो ध्यान देते हैं, वो बहुत कम है। तो अगर उसके लिए कुछ भी प्रावधान किया जाए, और मुझे लगता है हमको पहले अपने रिसर्च माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है, उसे बेहतर करेंगे तो बाद में अगर सरकार से कुछ सहूलियत मिलती है, बजट में कुछ हमको इससे मिलता है, तो डेफिनेटली वो हमको बहुत आगे बढ़ने में, ग्रोथ इंडिकेटर्स में, हमारी इनोवेशन रैंकिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने में वो बहुत मददगार साबित है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ तो नंबर्स में अगर देखा जाए तो तकरीबन 7,000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अब। लेकिन इनको और कैसे एम्पावर किया जाए, इनकी ताकत कैसे बढ़ाया जाए, नंबर्स के साथ साथ इनको खुद में कैसे इनको एम्पावर किया जाए, ये बड़ा लाजमी होगा इस बार के बजट में देखना। हर्षित सर, आपसे मेरे 2 सवाल रहेंगे। एक तो थोड़ा सा ये एंड ईयर के बारे में हमें समझाइए संक्षेप में, और दूसरा जो बुनियादी शिक्षा जो देश में है, हम देख रहे हैं कि चाहे सर ने उसका जिक्र भी किया कि अभी टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ, टीचर्स के बहुत सारे पद खाली हैं, चाइल्ड पीपल रेशियो जो 1:30 का है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें अभी हैं। तो उनमें हम किस तरह से इस बार की बजट में उम्मीदें करें? तो पहले आपका दूसरा प्रश्न, जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, जिसपे जो गांव के जो प्राइमरी स्कूल है, गांव के जो अपर प्राइमरी स्कूल है, उसके जो इश्यूज हैं उसको लेकर के सरकार काफी ज्यादा जागरूक है। मैं कहूंगा समग्र शिक्षा में काफी सारी समस्याओं को पूरी तरह से एड्रेस किया गया है। और जो आपने प्यूपिल टीचर रेशियो की बात की है, तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप उसका
नेशनल एवरेज देखते हैं, अगर नेशनल एवरेज आप प्राइमरी लेवल पे देखें तो पीपल टीचर रेशियो 24-25 के आसपास है, और अपर प्राइमरी में तो वो और भी अच्छा है। लेकिन जब हम उसको स्कूल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो वहां पर जो पीपल टीचर रेशियो की समस्या आती है वो समस्या टीचर के रिक्रूटमेंट से संबंधित ना होकर के टीचर के रेशनलाइजेशन से संबंधित है। अच्छा। ऐसा देखा गया है कि जो स्कूल अर्बन विसिनिटी के पास में होते हैं वहां पर टीचरों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और जो रिमोट एरिया के स्कूल हैं वहां पर टीचर या तो जाना नहीं चाहते, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो उन समस्याओं की तरफ उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकारों को ये आग्रह है कि अपने यहाँ टीचर रेशनलाइजेशन को लेकर के प्रॉपर व्यवस्था करें, ताकि एक स्कूल या किसी एक ब्लॉक में टीचर्स का संकेंद्रण ना हो पाए और वो पूरे जिले में उनका समान रूप से फैलाव हो, ताकि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक गांव के स्कूल के बच्चे को उसका फायदा मिले। और ये हमने करके भी दिखाया है। नीति आयोग 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में प्रोजेक्ट 7 के नाम से हम एक पायलट प्रोजेक्ट, एक अभियान चला रहे हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। इसको हम प्रोजेक्ट 7 कहते हैं। इसके माध्यम से 3 राज्यों में हमने लगभग 20,000 टीचर्स का रेशनलाइजेशन किया है, और वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पीपल टीचर रेशियो की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लोकल समस्या है। जिले के प्रशासन को इसका निदान करना चाहिए, और ये पॉलिटिकल भी है सर, ये माध्यम से होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट नीति आयोग की तरफ से चलाया गया है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मसला भी है। अब हर कोई, आप जिन राज्यों में सुगम दुर्गम वाला मसला समझते होंगे लोग, वो हर कोई जो है वो शहर के पास में ही आना चाहता है, और फिर पॉलिटिकल दबाव बना के ट्रांसफर ले लेते हैं, और हर चुनाव में ये मुद्दा भी बनता है। बहरहाल ये बड़ा पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्टली गवर्नमेंट्स को काम करना होगा। मैं राजपूत सर के पास जरा फटाफट से आना चाहूंगा। राजपूत सर, जो आप बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, बार बार सवाल ये भी आ जाता है सर कि अब बहुत ज़्यादा काम जो है वो राज्यों के पाले में भी होता है, इसलिए केंद्र सरकार के हाथ भी बड़े सीमित रहते हैं। तो ऐसे में कैसे एक बेहतर सामंजस्य हो कि हम एक समूची शिक्षा व्यवस्था को आगे और सुदृढ़ बनाएं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है उनका क्रियान्वयन स्कूल स्टेज पर राज्य सरकार की ही इच्छा पर निर्भर करता है। वे कितने सीरियसली इसको लेते हैं, कितनी कर्मठता से करते हैं। और ये मैंने देखा है कि इसमें अगर केंद्र सरकार लगातार राज्य के संपर्क में रहे, उनके अधिकारियों से, उनके यहाँ के अधिकारी मिलते रहें, बात करते रहें, देखते रहें, तो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये जो टीचर डेंसिटी की बात है कि जिला स्तर पर या राज्य की राजधानी के आसपास उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने 5 साल देखा है मंत्रालय में रह करके। और इसका समाधान करने के लिए तो एक सामाजिक दबाव बनाने की आवश्यकता होगी। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं वे इसको ध्यान दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से कह दी थी, कि सरकारी स्कूलों की साख बढ़ाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यदि कोई बड़ी योजना इस सरकारी स्कूलों की साख बढ़ाने के लिए लागू की जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे जो समेकित विकास की अवधारणा है कि हर एक को बराबरी का अवसर मिले, जो राइट टू एजुकेशन का मूल मंत्र है, वो आप उधर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस समय सब लोग सरकारी स्कूलों की तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल अधिक से अधिक लोग जाना चाहते हैं, और बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि अब बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर 1.5 लाख 2 लाख अध्यापक के पद रिक्त होंगे तो भारत की सारी व्यवस्था पर, हमारी जो टोटल कॉग्निटिव कैपिटल है, उस पर कितना खराब असर पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो पहले बुनियादी आधार ठीक करिए, और रिसर्च को निश्चित रूप से आप डिले नहीं कर सकते। उसका एलोकेशन अवश्य कम से कम 100% बढ़ जाना चाहिए, और अधिक नहीं तो इससे अवश्य बढ़ाना ही चाहिए। जी सर, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आज चर्चा की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, और जो बुनियादी शिक्षा के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन तक सब सर्वांगीण एक तरह से विकास के लिए अच्छा एलोकेशन हो, बढ़िया एलोकेशन हो, स्मार्ट एलोकेशन हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजपूत सर, आपने वक्त निकाला। हर्षित मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।